हेलो मेडिकोस, कैसे हो भाई? आप सब लोग कैसे हो भाई? तो यार देखो, जैसे कि मैंने प्रॉमिस करा था कि 2 से 3 दिन के अंदर ही मैं वीडियो डाल दूंगा सेकंड पार्ट ऑफ ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म की। तो गाइस, आ गई है सेकंड वीडियो ऑफ ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, और इस वीडियो के एंड तक मैं आपको रिवील कर दूंगा कि जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, वो किस टॉपिक पर होने वाली है। और अब हमारे 2 या 3 ही टॉपिक रह गए हैं, जिस पर 2 से 3 वीडियोज़ अगर आ जाएंगी तो वो जो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है, जो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के अंदर जो इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है, वो ऑलमोस्ट कवर हो लेगा। मतलब 2 से 3 वीडियो मुझसे हुआ, ठीक है। और मैं आपसे कहा था कि मैं पूरी तरीके से ख़त्म करा 2 से 3 वीडियोज़ के अंदर हम लोग पूरी तरीके से क्या ख़त्म कर लेंगे, हमारा पूरा कार्बोहाइड्रेट। और अब वो है ना, बेसिकली नेक्स्ट वीडियो बायोकेमिस्ट्री की जो आएगी वो मतलब अब टॉपिक तो क्या मैं बाद में रिवील करूँगा, पर अब जो मतलब अगली जो वीडियो आएगी वो मोस्ट प्रोबेबली या तो एनाटमी की होगी या फिर फिजियोलॉजी की होगी, ठीक है। एनाटमी में भी हो सकता है कि मैं फेमोरल ट्रायंगल थोड़ा सा लेट डालूँ, बट यस, पर हाँ, अब कोई नया टॉपिक लेकर के थोड़ा सा डालते हैं वीडियो को, क्योंकि क्या ना मतलब लोगों की डिमांड है कि थोड़ा सा थोरैक्स या एब्डोमेन वगैरह से वीडियो डाली जाए। तो मोस्ट प्रोबेबली या तो रेक्टल शीथ के ऊपर या फिर थोरैक्स के अंदर मैं देखता हूँ इंटरकोस्टल स्पेसेस के ऊपर वीडियो देखते हैं। इन दोनों में से किसी एक टॉपिक के ऊपर मैं मोस्ट प्रोबेबली वीडियो डालूंगा, ठीक है। तो चलो यार, फिलहाल तो अभी मैं रेगुलेशन की बात करूँगा, रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। यार ये देखो, अब यार यहाँ पर मैं 2 चीज़ डिस्कस करनी, रेगुलेशन ऑफ द ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म एंड ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज़। तो यार रेगुलेशन ऑफ द ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं लिवर के अंदर। ये थोड़ा सा हो सकता है साउंड का डिस्टर्बेंस हो, या थोड़ा सा एडजस्ट कर लो कुछ दिनों के लिए, ठीक है ना। यार वो नया माइक का ऑर्डर दिया हुआ है, थोड़ा सा आने में टाइम हो गया इसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, इन लिवर आफ्टर मील और ऐसे ही और बिटवीन मील्स एंड फास्टिंग, ये 2 केसेस हमारे को देखना है। यानी कि यार एक चीज़ समझना, इन लिवर फॉलोइंग मील, यानी कि जस्ट आफ्टर टेकिंग द मील टू रिमूव ग्लूकोज फ्रॉम द पोर्टल सर्कुलेशन, ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन। मतलब एक चीज़ सोचो कि यार अगर आपने जस्ट खाना खाया है तो फिर क्या ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में स्टोर करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। पर अगर मान लो कि आप खाना खा चुके हैं और कुछ समय बाद, जैसे 3-4 घंटे बाद, मतलब ये जो फास्टिंग होती है ना, ये हम 8 आवर्स प्लस पर बोलते हैं वैसे, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ 3-4 घंटे बाद यार, अब जो हमारी बॉडी को हम खाना तो खिला नहीं रहे, तो फिर क्या यूज़ होना चालू होगा? मतलब एनर्जी तो बॉडी को तब भी लगेगी ना। तो जब एनर्जी लगेगी बॉडी को, तो एनर्जी के लिए यूज़ होता है एक सोर्स, कार्बोहाइड्रेट सोर्स होता है, उसका नाम होता है ग्लाइकोजन। तो यानी कि यहाँ पर क्या प्रमोट होगा? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो दोनों में बातें समझना, एक में क्या आ रहा है ग्लाइकोजिनेसिस, और एक में क्या आ रहा है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। तो फॉलोइंग मील में क्या आएगा? ग्लाइकोजिनेसिस, ठीक है, और दूसरे में क्या आएगा? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। दोनों बातें बिल्कुल एकदम शार्प क्लियर है ना। और इसी तरीके के शब्दों का प्रयोग करना है, तो कितने अच्छे शब्द है। फॉलोइंग मील टू रिमूव ग्लूकोज फ्रॉम द पोर्टल सर्कुलेशन, ग्लूकोज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन बाई ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। और कहाँ? लिवर के अंदर बात चल रही। बिटवीन मील्स एंड द फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इज मेंटेन्ड बाई द रिलीज ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द लिवर। तो ये कहाँ क्या कैसे होगा? ग्लाइकोजिनोलाइसिस से होगा, ठीक है। इस तरीके की लैंग्वेज लिखो। साथ ही साथ मसल्स के अंदर की अगर मैं बात करूँगा, तो मसल्स के अंदर जो ग्लाइकोजन का फंक्शन होता है वो क्या होता है? वो एनर्जी सोर्स की तरह काम करता है। मतलब जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर भी एनर्जी सोर्स, पर कौन सा एनर्जी सोर्स कब काम में लेना है, ये देखना एक लिवर का काम होता है। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, जो आरबीसी होता है, जो ब्रेन होता है, वो प्रिंसिपली किसको यूज़ करते हैं? ग्लूकोज का यूज़ करते हैं। अब मसल के अंदर कुछ ऐसा होता नहीं, मसल को अपना ध्यान खुद रखना है, ठीक है। अब मसल के पास मान लो ग्लाइकोजन के स्टोर्स हैं, तो फिर वो किसको यूज़ करेगा? ग्लाइकोजन को स्टोर्स को यूज़ करेगा। और एक चीज़ और, आप लोगों को मैंने इससे पिछली वाली जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि यार एक एंजाइम होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, ये एब्सेंट होता है किसके अंदर? मसल्स के अंदर। तो यहाँ पर जो एनर्जी के लिए मतलब ग्लाइकोजन कन्वर्ट होगा, वो किस में कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर ही कन्वर्ट होगा। किसके अंदर कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। थोड़ी सी अंग्रेजी झाड़ देनी है। क्या अंग्रेजी झाड़ देनी है? द फंक्शन ऑफ ग्लाइकोजन इन मसल इज टू प्रोवाइड एनर्जी सोर्सेज फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, एंड दिस इज ओनली यूज्ड बाय मसल इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। बस ये अंग्रेजी झाड़ देनी है। अब इसमें कोई भारी भरकम अंग्रेजी तो है नहीं मेरी नज़र में, तो भाई देखो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंसिपल एंजाइम। दोनों प्रोसेसेस के कुछ प्रिंसिपल एंजाइम्स होते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं।
एक में होता है ग्लाइकोजन सिंथेज, सिंथेज आते ही समझ में आ गया ग्लाइकोजेनेसिस होगा। और एक में होता है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, अब ये इसमें कौन सा ग्लाइकोजिनोलाइसिस का एंजाइम है, ठीक है, न्यूक्लियोटिक। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग प्रिंसिपल हार्मोन्स की। तो यहाँ पर दो ही प्रिंसिपल हार्मोन्स है, ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। अब मेरी एक बात समझना, जब आपने मील को कंज्यूम करा, जस्ट आफ्टर मील की बात करते हैं, तो यार मील के बाद आपने खाना खाया, आपने फूड बॉडी को दिया, ग्लूकोज बॉडी में बढ़ा, ये किससे नहीं देखा गया, यानी कि हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन है, ये किससे नहीं देखा जा रहा है, इंसुलिन से। क्योंकि इंसुलिन का काम क्या होता है कि हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन को हाइपो में कन्वर्ट करा जाए। या फिर मैं ये बोलूँ कि अगर भाई साहब जो ब्लड शुगर है वो थोड़ा बहुत इंक्रीज़ भी हो गया, मान लो जस्ट आफ्टर मील जैसे मान लो 120 की प्लस निकल गया है, तो उसे थोड़ा सा कंट्रोल करके मतलब कि नॉर्मल रेंज 100 के अराउंड ले आया जाए, ठीक है। अच्छा, तो इसी बात पर आप लोग कमेंट करेंगे नॉर्मल ग्लूकोज रेंज, ठीक है, किस किस के केस में, वेल फेड स्टेट में, ठीक है, मतलब एडजस्ट हुई, या फिर आफ्टर मील भी बोलते हैं इसे। साथ ही साथ आप लोग बतानी है कि ये फास्टिंग के, ठीक है, आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि कितनी होती है नॉर्मल ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकागॉन और इंसुलिन, तो इंसुलिन क्या कब कब एक्टिवेट होगा, आफ्टर द मील एक्टिवेट होगा। तो अच्छा, क्या चीज़ को प्रमोट करेगा, यानी कि ग्लूकोज को हटाएगा, ग्लाइकोजन बनाएगा, ग्लाइकोजेनेसिस प्रमोट करेगा, वो लोग क्लियर है या नहीं है। और कब एक्टिवेट होगा ये, इनकी ग्लाइकोजेनेसिस कब बढ़ेगा, जब ग्लूकोज का जो नंबर है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, या ज़्यादा एटीपी कहीं ज़्यादा ग्लूकोज होगा और इंसुलिन मतलब अगर मान लो थोड़ा कम, तो एटीपी बढ़ने लग जाएंगे ना फिर लगातार। तो बस यही बात लिखी हुई है यहाँ पर, तो तब जा कर के यूज़ होता है। और ग्लाइकोजिनोलाइसिस कब यूज़ होगा भाई, जब बॉडी को लग रहा है कि यार हाँ यार अब एनर्जी की थोड़ी कमी हो रही है, अब हमारे को एक एनर्जी सोर्स चाहिए, तब कौन सी प्रोसेस एक्टिवेट होगी, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकागॉन, एपिनेफ्रिन, ये सब यूज़ होता ना ये। अब यार देखो, इनके थ्रू जो होता है ना पाथवे, वो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम में 10 नंबर का आता है ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पर, ठीक है, तो आप लोगों की इच्छा है, आप लोगों के पास टाइम है तो ये डायग्राम निकालना, वरना मत निकालना। नहीं तो ऊपर जितना ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म के ऊपर मैंने जितना आपको एक साइकिल लिखाई थी ऊपर, चलो ठीक है, थोड़ा सा घूम करके आते हैं क्या चीज़ पढ़ाई थी ना। देखो ये देखो है मेरे पास, नोट्स तो होते हैं मेरे पास, ठीक है। ये देखो, ये जो साइकिल लिखाई थी ना, इस साइकिल को निकाल देना। ये जो चीज़ें बताई थी आपको कि किस तरीके से ब्रांचिंग एंजाइम काम कर रहा है, ये बात बता देना। किस तरीके से डी ब्रांचिंग एंजाइम काम कर रहा है, ये बता देना। ये इन दोनों में डिफरेंस लिख देना। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है, बता रहा हूँ क्या क्या लिखना है। रेगुलेशन ऑफ द ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में ये जो बातें लिखाई है यहाँ पर, मसल वाली बातें बताई हैं, प्रिंसिपल एंजाइम बताया, प्रिंसिपल हार्मोन बताया, ये लिख देना, ठीक है। ये वाली साइकिल सभी मत निकालना है इसमें, ठीक है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और निकालना चाहो तो केवल ये वाली साइकिल निकालना, फिर इंसुलिन की मत निकालना, ठीक है। इंसुलिन की थोड़ी सी कैंसिल कर देना। मैं तो, और ये तो बिल्कुल ही मत लिखना, ये वाली चीज़ है ना, बिल्कुल ही मत लिखना, ठीक है। ये तो बहुत एक्स्ट्रा के लिए होता है एकदम, ठीक है। और ये तुम चाहो तो लिख सकते हो, ये तो लिखना ही लिखना है, ये 100% लिखना है। दो मतलब केस अगर ग्लाइकोजन शब्द मेंशन कर दिया है, ठीक है, तो फिर आपको ये तो लिखना ही लिखना है। ये जो टेबल है ये मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको लिखनी है, किस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। तो ये टेबल आपको एग्जैक्ट बनानी है, लिप्टन की टेबल है ये, आराम से आप लोगों को मैं भी याद करा दूँगा पूरी टेबल, ये समझ में भी आ जाएगी और आपका काम में जाए। तो आपको अब आपको लिखना कब है फिर भाई पूरी तरीके से रेगुलेशन। भाई क्वेश्चन जो होता है वो क्या आता है, क्लिनिकल केस जनरली बन के आता है। यहाँ पर हम लोग जब ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज पढ़ेंगे ना कई सारी, इसमें जो फर्स्ट वाली वॉन ग्रीक है, इसके ऊपर जनरली केस आ जाता है, क्लिनिकल केस, ठीक है। तो जब इसके ऊपर क्लिनिकल केस आता है ना, तो उस पर सब क्वेश्चन होता है रेगुलेशन के ऊपर, और रेगुलेशन का जो जनरल क्वेश्चन आएगा वो 5 नंबर का आता है, ठीक है। तो ये 5 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा उसमें केवल आप अगर इतना लिख कर के आओगे जितना ये इस पेज पे लिखा हुआ है, तो उससे हो सकता है कि आपको टीचर कम नंबर दे। तो आप लोगों को इस वाली साइकिल और इस वाली साइकिल दोनों को ड्रॉ करके आना होता है। साथ ही साथ अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम बच रहा है तो इसको भी लिख करके आना होता है। और 5 से मान लो 6ठे नंबर में अगर क्वेश्चन है तो ये तो फिर डेफिनेटली लिख करके आना है, फिर ये लिख करके ही आना है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन समझो आप, 5 नंबर का है तो ये लिख करके आना है, इंसुलिन वाला डेफिनेटली लिख करके आना है, टाइम बचे तो कैल्शियम भी लिख करके आना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है तो फिर तीनों लिख करके आना है, ठीक है। और अगर मान लो पूरा ही एक लॉन्ग क्वेश्चन आया है 15 नंबर का, ठीक है,
तो उसमें फिर मुझे लगता है कि केवल एक ये वाली साइकिल इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन और उन दोनों को छोड़ देना, ठीक है। चलो ठीक है, अब यार यहाँ पर समझो कि क्या हो रहा है। ग्लूकागॉन होता है, ग्लूकागॉन जो होता है एड्रीनालेट साइक्लेज मतलब बताता है क्या बनाता है, एड्रीनालेट साइक्लेज। और ये जो एड्रीनालेट साइक्लेज होता है ये एटीपी को CAMP यानी कि साइक्लिक AMP के अंदर कन्वर्ट करता है। क्लियर है गाइस। अब ये जो साइक्लिक AMP है ये इनएक्टिव प्रोटीन काइनेज, यहाँ पर एक एक शब्द को बहुत ध्यान से समझना। कौन सा प्रोटीन काइनेज की मैं बात कर रहा हूँ, इनएक्टिव प्रोटीन का ए की, ठीक है, को एक्टिव कर क्या करेगा, एक्टिव करेगा। अब ये जो एक्टिव प्रोटीन काइनेज है इसके दो फंक्शन हो सकते हैं, या तो ये ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेज के साथ रिएक्शन कर और उसके साथ मिलकर के फॉस्फोराइलेशन करे, और उस फॉस्फोराइलेशन के बाद जो एक्टिव ग्लाइकोजन सिंथेज है उसको इनएक्टिव में कन्वर्ट कर दे। और जैसे ही ये इनएक्टिव में कन्वर्ट होगा ये क्या इनहिबिट करेगा, ग्लाइकोजेनेसिस को इनहिबिट करेगा, क्योंकि ग्लाइकोजन सिंथेसिस इज अ की एंजाइम फॉर द ग्लाइकोजेनेसिस। क्लियर है। अगर ऐसा नहीं होता और ये अकेला ही केवल फॉस्फोराइलेशन में चला जाए तो फिर ये इनएक्टिव फॉस्फोराइलेज काइनेज को एक्टिवेट करेगा एक्टिव फॉस्फोराइलेज काइनेज में। किस में कन्वर्ट करेगा, एक एक एंजाइम ध्यान से देखना, फॉस्फोराइलेज काइनेज बोला है मैंने, ठीक है। इनएक्टिव फॉस्फोराइलेज काइनेज को एक्टिव फॉस्फोराइलेज काइनेज में भेजेगा और फिर इसका फर्दर फॉस्फोराइलेशन होकर के ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को एक्टिवेट करता है। किसको एक्टिवेट करता है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को एक्टिवेट करता है, जिससे क्या प्रमोट होती है, ग्लाइकोजिनोलिसिस प्रमोट होती है। एक बार इंसुलिन को और समझो, फिर मैं है ना इन दोनों को याद करने का तरीका बताता हूँ। इंसुलिन के अंदर टायरोसिन काइनेज एक्टिवेट होता है, इसको भी एक्टिवेट करने के लिए हम 5 प्राइम AMP जो होता है ये सब काम होता है, पर ठीक है, मतलब उतना भी गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। देखो सुनो, है ना, क्योंकि अपन को ये वाली बात मालूम होनी चाहिए कि यार जो इंसुलिन होता है ना वो सारे काम हमने 5 प्राइम AMP से करा था, बस याद रखो। क्योंकि आप लोग मेडिकल के अंदर जा रहे हो, आप लोग पढ़ाई करने का तरीका समझो बस केवल। अगर भाई हम लोग कब कहेंगे कि इंसुलिन जो है पोटेंशियली वर्क नहीं कर रहा है, जब 5 प्राइम AMP नहीं बन रहा होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा नॉलेज आपको मतलब जो होता है ना फर्स्ट ईयर बेसिस पर यूज़ नहीं आएगी, ठीक है। तो 5 प्राइम AMP के थ्रू काम कराएगा। और मैं तो यहाँ पर बहुत डायरेक्ट लिख दिया कि यार इंसुलिन से लिया, टायरोसिन काइनेज एक्टिवेट कराया, और टायरोसिन काइनेज एक्टिवेट कराएगा प्रोटीन काइनेज को, और प्रोटीन काइनेज का हो जाएगा फॉस्फोराइलेशन। अब यहाँ पर बिल्कुल एकदम ध्यान से देखना, ये वहाँ पर क्या था, वहाँ पर देखो, वहाँ पर क्या था, ग्लाइकोजन सिंथेस था। यहाँ पर अच्छा यहाँ पर देखो ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेज है ऊपर, पर कौन सा प्रोटीन काइनेज है यहाँ पर, ये देखो प्रोटीन काइनेज A है, और इधर देखो इधर कोई प्रोटीन काइनेज स्पेसिफाइड है नहीं है। बस यहाँ पर ये वाली बात याद रखनी होती है, A नहीं होता है, अदर प्रोटीन काइनेजेस टेक पार्ट, ठीक है। और प्रोटीन काइनेज का फॉस्फोराइलेशन कराएगा। अच्छा यहाँ पर अगर फॉस्फोराइलेशन हो रहा था प्रोटीन काइनेज का तो क्या हो रहा था, फॉस्फोराइलेज काइनेज से मतलब जो इनएक्टिव फॉस्फोराइलेज काइनेज है उसको एक्टिवेट कर रहा था। जो आपका प्रोटीन काइनेज ए था वो क्या कर रहा था, इनएक्टिव फॉस्फोराइलेज काइनेज को एक्टिव फॉस्फोराइल। यहाँ पर ये जो काम करेगा ये क्या करेगा, एक्टिव करेगा एक्टिव ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेज को इनएक्टिव करने का काम करेगा। सर ऐसा क्यों करवाया, आखिर इनएक्टिव क्यों करवाया हमने, क्योंकि इसके पीछे कारण है। ये जो ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेज है, आप लोग यहाँ पर याद रखो कि इसके साथ मिलकर के, ठीक है, ये इनएक्टिव करा था ग्लाइकोजन सिंथेस को। मतलब आपको कुछ कुछ बातें क्लियर हो रही हैं, मैं आपको और अच्छे से क्लियर करता हूँ। जो हमारे पास एक्टिव प्रोटीन काइनेज है, ठीक है, अगर वो A है, ठीक है, तो फिर वो ग्लाइकोजन सिंथेस के साथ मिलकर, ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेज के साथ, ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेज के साथ मिल करके और उसको और फॉस्फोराइलेशन करके ये ग्लाइकोजन सिंथेस को क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। ग्लाइकोजन सिंथेस को क्या कर रहा है, इनएक्टिव कर रहा है। ये वाली बात यहाँ से समझ में आ रही थी कि ग्लाइकोजन सिंथेस को कहीं ना कहीं इनएक्टिव कर रहा है ना। पर जब हम लोग दूसरी तरफ बात करते हैं तो दूसरी तरफ हमारे पास अदर कोई भी है एक्सेप्ट A, ये क्या काम कर रहा है, ये एक्टिव ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेज को इनएक्टिव कर रहा है। यानी कि अगर हम इसको कर दें फॉस्फोराइलेटेड, वैसे तो इसका ही फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म ही ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेज का रिएक्ट करता है, पर ठीक है कोई दिक्कत नहीं, फॉस्फोराइलेशन कर दें, मतलब यहाँ पर तुम अगर लिखना चाहो तो इधर की जगह इधर लिखो फॉस्फोराइलेशन, ठीक है।
तो एक्टिव प्रोटीन काइनेज ए जो होता है फॉस्फोराइलेशन, जो उसका जो प्रोडक्ट होता है वो रिएक्ट करता है किसके, ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेज के साथ, और क्या बनाता है, ग्लाइकोजन सिंथेस को इनहिबिट करने का काम करता है। ठीक है, पर अगर ए नहीं है, ए के अलावा और कोई है, तो फिर क्या होगा, इसका जो फॉस्फोराइलेटेड प्रोडक्ट है वो ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेज को ही इनएक्टिवेट कर देगा। जो ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेज है उसको ही क्या करेगा, ये इनएक्टिवेट कर देगा। तो यही तो मैं यहाँ पर बोला कि अगर ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेज को ही इनएक्टिवेट कर रहा है, तो क्या अब जो ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेज जो पहले ग्लाइकोजन सिंथेस को इनएक्टिवेट कर रहा था, देखो ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेज का काम क्या था कि ये ग्लाइकोजन सिंथेस को इनएक्टिवेट कर रहा था, देख रहे हो। तो अब अगर मान लो ये ऊपर वाला जरिया ही नहीं है इसको इनएक्टिवेट करने, तो फिर अब क्या होगा, क्या ग्लाइकोजेनेसिस, हाँ सही बोल रहा था, ग्लाइकोजेनेसिस जो है वो अब प्रमोट होगी या फिर इनहिबिट होगी। सर प्रमोट होगी, क्योंकि हमारे पास जो एंजाइम है वो सफिशिएंट अमाउंट में दिख रहा है हमारे को। ठीक है, और अगर मान लो कि जो अच्छा एक चीज़ और, अगर मान लो कि हम अब जो इनहिबिटेड था ऊपर की तरफ, देखो ये जो एंजाइम था ये जो इनहिबिटेड था, इसको एक्टिवेट कैसे करेंगे, तो प्रोटीन फॉस्फोटाइडेज 1 डाल के, कौन से एंजाइम की मदद से करेंगे, प्रोटीन फॉस्फोटाइडेज 1 डाल के। ठीक है, और इस प्रोटीन फॉस्फोटाइडेज 1 को भी इंसुलिन ही एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है, ऐसा बोल सकते हैं आप। ठीक है, अब यार ये एक बहुत मतलब रेयर है, इसको कई लोग पढ़ाते भी नहीं है। अगर आप कई टीचर्स वगैरह में देखोगे तो ये नहीं पढ़ाया जाता है जनरली। एक्टिवेशन भाई कैल्शियम लिपिनकॉर्ड में दे रखा है, मसल्स के अंदर यूज़ करते हैं इसको केवल, बस इसके अलावा इसका कोई मतलब ज़्यादा सिग्निफिकेंस है ही नहीं। इसको मैं बहुत छोटे में बताऊंगा आपको, और इतना जिसमें लिखा हुआ है उतना आप लोग याद करके चले जाओ, बस काम चल जाएगा आपका। आपको मालूम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आप लोगों ने सुना हुआ, यस। जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है मसल्स के अंदर, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। वो कैल्शियम स्टोरेज बॉडीज़ होती है, ऐसा सुना है आप लोगों ने, यस। तो उससे क्या होता है, जब कैल्शियम रिलीज होता है इनटू द सार्कोप्लाज्म इन रिस्पॉन्स टू द न्यूरल स्टिमुलेशन, या कोई भी एफिनेफ्रिन वगैरह कोई बाइंड करता है अल्फा 1 एंटेरोजेनिक रिसेप्टर्स, तो ये दे रखा है कि कब होगा, न्यूरल स्टिमुलेशन से, या फिर जब एफिनेफ्रिन बाइंड करता है अल्फा 1 एंटेरोजेनिक रिसेप्टर से। तो ये जो कैल्शियम सार्कोप्लाज्म के अंदर आया है, यहाँ पर जो कैल्शियम है जो सार्कोप्लाज्म के अंदर आया है, ये कैल्शियम एक कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड होता है। मतलब ये जो कैल्शियम है ये एक प्रोटीन के साथ बाइंड होगा, समझ रहे हैं। ये जो कैल्शियम जो सार्कोप्लाज्म में रिलीज़ हुआ ये एक कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड होगा, और उस कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन का नाम होता है काल मॉड्यूलिन। ये आगे आप लोगों को बहुत सुनने के लिए मिलेगा, इस काल मॉड्यूलिन को मार्क करके रखो, ठीक है। और ये फिर क्या बनाएगा, काल मॉड्यूलिन कैल्शियम कॉम्प्लेक्स बनता है। इसका काम क्या होता है कि इसके वजह से मल्टीपल रोल्स होते हैं, क्योंकि मैंने बोला आगे बहुत कम आएगा ये, ठीक है। अब इसका एक रोल होता है कि फॉस्फोराइलेज काइनेज को एक्टिवेट करता है। सर ये तो सुना सुना सा लग रहा है, बिल्कुल भाई सुना हुआ भी होना चाहिए। आप लोगों ने फॉस्फोराइलेज काइनेज को एक्टिवेट करने वाला यहाँ पर देखा था, देखो ये रहा, हो रहा है नहीं हो रहा है, तो बस यहीं पर ही आप लोगों को सुना हुआ लग रहा है वो। तो अब आपका जो इनएक्टिव ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है उसको ये क्या करता है, एक्टिव करता है, ठीक है। मतलब फॉस्फोराइलेज काइनेज को इसने एक्टिव करा, और फॉस्फोराइलेज काइनेज ने क्या करा, जो इनएक्टिव ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज था उसको एक्टिव करके ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, और फिर ग्लाइकोजिनोलाइसिस की प्रोसेस को क्या कर दिया, स्टिमुलेट कर दिया। क्लियर है, ओके। ये कोई बहुत ज़्यादा भारी भरकम चीज़ है नहीं, देखो सुनो, इसको ज़्यादा याद मत रखना कैल्शियम वाले को, बस केवल इतना याद रखो कि काल मॉड्यूलिन के साथ बाइंड करके ये कुछ क्या करता है, जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज होता है उसको एक्टिवेट करता है। क्लियर है, इतना याद रखो। इसे आप थ्योरी में भी लिख करके आओगे तो भी समझ में आ जाएगा। मैंने इसे फ्लो चार्ट के फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट करा हुआ है, आप जैसे समझना चाहो वैसे समझ लो इसको, ठीक है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको और थोड़ा डीप में पढ़ना है तो यार ये लिपिनकॉर्ड के अंदर दे रखा है, और आप वहाँ पर जाकर के भी इसे रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इस टेबल को दिल और दिमाग में बसा लो, बहुत बिल्कुल एकदम बोलते हैं ना कि हाँ एकदम परोस के दे दिया कंटेंट, ये वो टेबल है बस, और कुछ नहीं है भाई इसके अंदर। इसके अंदर पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट डिसीज जो आपको लिख करके ही आनी है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, 1 2 3 और टॉरी 7 और मैकार्डेल 5।
एक बार के लिए 4th और 6th को थोड़ा सा इग्नोर मार के जा सकते हो, 1 2 3 5 और 7th को आपको इग्नोर नहीं मारना है। इवन 7th को भी थोड़ा सा देख लो, पर 1 2 3 और 5 भाई बिल्कुल एकदम दिमाग में बसा लेना। पहले मैं इनको ही कराऊंगा, फिर 4th 6th और 7th को कराऊंगा, ठीक है। तो यार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जिससे क्लिनिकल केस आते हैं फर्स्ट ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो डिसीज़ है वो है वॉन गिर्क डिसीज़। वॉन गिर्क डिसीज़, इस डिसीज़ के अंदर आप लोग सबसे पहले ये जान लो कि कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट होता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम डेफिशिएंट होता है। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज को हम लोगों ने जब देखा था तो आपको याद होगा हमने कुछ ऐसे बनाया था कि यहाँ पर लिखा था ग्लूकोज से हमने रिएक्शन कराई थी हेक्सोकाइनेज, और अगर वापस आते समय की रिएक्शन होगी ना, सॉरी इसे लिखो, तो ये जो वापस आते समय की जो रिएक्शन होगी वो किसके साथ कराई थी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज के साथ कराई थी। तो क्या ग्लूकोज बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। क्या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जमा हो जाएगा? हो जाएगा सर, क्लियर है। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या हम एसिटाइल कोएंजाइम में बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं सर, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस के थ्रू। और एसिटाइल कोएंजाइम ए का अगर इंक्रीज प्रोडक्शन होता है तो याद रखें टीएजी सिंथेसिस इंक्रीज होता है, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल यानी कि लिपिड सिंथेसिस इंक्रीज होता है। इतनी बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर एकदम आसानी से आप लोगों को सब चीज़ समझ में आ जाएगी। क्या बात समझ में आएगी कि यार अगर यहाँ पर ग्लूकोज का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा हाइपोग्लाइसेमिया, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर लिपिड का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए क्या मिलेगा? हाइपर लिपिडेमिया। क्या देखने के लिए मिलेगा? हाइपर लिपिडेमिया। ये ऐड करो उधर, हर चीज़ टेक्स्ट में नहीं मिलती है तो यहाँ पर एक्ट करें हाइपर लिपिडेमिया, ठीक है। इसी के साथ ही साथ अब आप जब आप प्रोटीन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मालूम पड़ेगा यूरिक एसिड का भी इंक्रीज प्रोडक्शन हो जाएगा, तो हाइपर यूरिकेमिया, ठीक है, हाइपर यूरिकेमिया। लैक्टिक एसिडोसिस, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? लैक्टिक एसिडोसिस भी देखने के लिए मिलता है। और साथ ही साथ आप लोगों को देखने को मिलेगी इम्पेयर्ड ग्रोथ, बोन थिकनिंग, ठीक है। यानी कि यार अगर यहाँ पर एसिडोसिस आ रहा है, ठीक है, तो मतलब इसे शांत करने के लिए, एसिडोसिस को एल्कलोसिस में कन्वर्ट करने के लिए तो कोई कंपनसेटरी वगैरह, तो जनरली रेस्पिरेशन ही आता है काम में, तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस देखने के लिए मिल सकता है। इनकी इंक्रीज्ड ब्रीथिंग, तो तेज सांस वाला भी यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आती है पॉम्पीज डिसीज़। अब ये पॉम्पी डिसीज़ किसकी वजह से होती है? एसिड अल्फा ग्लूकोसाइडेज। ये तो भाई एंजाइम है, इनके नाम तो आपको याद रखने ही हैं, ठीक है। अब ये लाइसोसोम के अंदर मिलने वाला एंजाइम है, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से समझना भाई एक एक बात को जो मैं यहाँ पर आपको बताना है। एसिड अल्फा ग्लूकोसाइडेज को एकदम बहुत ध्यान से समझना, इसे एसिड माल्टेज भी बोल देते हैं। इससे क्या होगा? एक्सेस ग्लाइकोजन इन लाइसोसोम्स, नॉर्मल ब्लड शुगर। अच्छा, ब्लड शुगर यहाँ पर कैसी रहती है? नॉर्मल रहती है। ग्लाइकोजन का जो अमाउंट होता है लाइसोसोम के अंदर वो बढ़ जाता है। अच्छा, और एक चीज़ समझना, जब भी ग्लाइकोजन के बारे में आप लोग सुनोगे कि इंक्रीज ग्लाइकोजन लिवर वगैरह, मतलब कहीं भी अगर आपको बोला जा रहा है कि यार अगर ग्लाइकोजन का अमाउंट बढ़ा है तो कहीं ना कहीं एक बात सी वाली बात समझ लो कि लिवर के अंदर इसका अमाउंट बढ़ेगा, और लिवर के अंदर बढ़ेगा तो यहाँ पर एनलार्ज लिवर, फैटी लिवर, हार्ट मसल्स के अंदर इसका अमाउंट बढ़ता है, मसल वीकनेस देखने के लिए मिलती है, हार्ट प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। ये वाली बात क्लियर है? तो ये यहाँ पर दे रखा है। नेक्स्ट आता है कोरी। कोरी को देखो, ग्लूकोज डी ब्रांचिंग एंजाइम जो होता है उसकी वजह से होता है। ये वाली बात याद रखना, लाइसोसोमल एंजाइम है ये, एसिड अल्फा ग्लूकोसाइडेज। ये कौन सा एंजाइम है? ये लाइसोसोमल एंजाइम है, ध्यान रखना इसको। साथ ही साथ एक बात और समझना, ये जो लाइसोसोमल एसिड माल्टेज है ना, अगर इसका जो ये अगर डेफिशिएंट होता है तो एक बात समझ लेना कि यार ये जो डी ब्रांचिंग एंजाइम बोलते हैं ना एक तरीके से, उसका जो हमारे पास डी ब्रांचिंग एंजाइम ऑफ द लाइसोसोम, डी ब्रांचिंग एंजाइम जो कि ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज के अंदर, वो एक तरीके से क्या हो रहा है? डिग्रेड हो रहा है, ठीक है। तो अगर वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो उससे क्या बनेगा? या इनकम्प्लीट टाइप के से फ्रैगमेंट छूट जाएंगे, और इन इनकम्प्लीट फ्रैगमेंट्स को ही हम लोग बोलते हैं लिमिट डेक्स्ट्रिन। क्या बोलते हैं? लिमिट डेक्स्ट्रिन।
तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर इंक्रीज लिमिट डेक्स्ट्रिन देखने के लिए मिलेगा। और आप लोग इसकी जो डिटेल है वो आगे फर्दर मतलब जो सक्सेसिव ईयर्स है उसके अंदर पढ़ोगे। बस आप इतना समझ लो कि डी ब्रांचिंग एंजाइम ख़राब काम कर रहा है, तो उसकी वजह से प्रॉपरली जो चेन्स होती है ना वो टूट नहीं पाएंगी, तो उसकी वजह से लिमिट डेक्स्ट्रिन बोलते हैं उसको, प्रॉपरली ना टूट पाना, तो वो इसका अमाउंट इंक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कोरीज डिसीज़। कोरीज डिसीज़ में क्या होता है, ग्लाइकोजन डी ब्रांचिंग एंजाइम जो होता है वो डेफिशिएंट हो जाता है। अगर डी ब्रांचिंग एंजाइम कम होगा तो सबसे पहले एक बात समझ लो कि अगर ब्रांच ही नहीं टूट रही है तो क्या हो जाएगा, सबसे पहली एनलार्ज लिवर की ग्लाइकोजन तो कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या था, लिमिटेड डेक्स्ट्रिन एक्यूमुलेट हो रहा था, यानी कि आधा टूटा फूटा सा। यहाँ तो डी ब्रांच एंजाइम पूरी तरीके से गायब है, तो यहाँ पर हाईली ब्रांच्ड डेक्स्ट्रिन एक्यूमुलेट होगा। कैसा एक्यूमुलेट होगा, हाईली ब्रांच्ड डेक्स्ट्रिन। ये तो कोई नहीं लिख रहा है, देखो बुक्स में भी नहीं लिख रहा है, जो चीज़ मैं दे रहा हूँ हाईली ब्रांच डेक्स्ट्रिन एक्यूमुलेशन यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ हाइपोग्लाइसीमिया देखने के लिए मिलेगा। एनलार्ज लिवर बता दिए, ग्रोथ डिले ठीक है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल चीज़ है। एब्डोमिनल ग्लाइकोजन स्ट्रक्चर, अच्छा एबनॉर्मल ग्लाइकोजन स्ट्रक्चर, यस इसी को बोल रहे हैं हम लोग, हाईली ब्रांच डेक्स्ट्रिन है ना, तो टेक्निकल टर्म है, अच्छा टर्म लगेगा आप लोगों को। ठीक है, और मसल वीकनेस तो चलो बहुत नॉर्मल सी बात हो गई। नेक्स्ट आते हैं मैकार्टलेज डिसीज़। पहले मैकार्टलेज डिसीज़ सुन लो एक बारी, है ना। एडल्ट्स के अंदर सबसे ज़्यादा ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर कोई है तो वो यही देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, और मैं स्पेसिफिकली बोलूँ मसल ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज की कमी होती है मैकार्टलेज में। ठीक है, यहाँ पर जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है वैसे मसल वीकनेस, क्रैम्पिंग आफ्टर एक्सरसाइज, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें देखने के लिए मिलती है। देखो यहाँ पर लग रहा है यूजुअली रिलेटिवली बिनाइन क्रॉनिक कंडीशन, ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ है, ये अब लिखो वाली मत लिखो, पर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी कि मसल वीकनेस, क्रैम्पिंग आफ्टर एक्सरसाइज और मोस्टली सीन इन द एडल्ट्स। अच्छा एक बात और, ये आप लोग याद रख लेना, मायोफॉस्फोराइलेज भी बोलते हैं, मसल ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को क्या बोलते हैं, मायोफॉस्फोराइलेज। ये भी कोई नहीं लिखता है जनरली, ठीक है, जो लिपिन कॉड वगैरह ऐसी ऐसी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं ना वो ये सब चीज़ें लिख करके आते हैं, उनको नंबर भी अच्छे मिलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें लिखा करो। अब देखो हम लोग बात करने वाले अगला एंडरसन्स डिसीज़ के बारे में। आसान सी डिसीज़ है, तो कुछ नहीं होता है, ब्रांचिंग एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है। अगर ब्रांचिंग एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या ग्लाइकोजन बनेगा, नहीं बन पाएगा यार। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मायोपैथी, एनलार्ज लिवर, ग्रोथ डिले, ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पर हेपेटोमीगैली देखने के लिए मिल सकती है। बस ये बहुत मतलब कोई ऐसा नहीं होता है, ज़्यादा मतलब इसमें टफ नहीं है। या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं कि ग्लाइकोजन प्राइमर तो जुड़ गया यूडीपी ग्लूकोज पर, ब्रांचिंग नहीं हो पा रही है, तो ग्लाइकोजन विद फ्यू ब्रांचेस देखने के लिए मिलेगा। और अगर प्रॉपर ग्लाइकोजन का डेवलपमेंट नहीं होगा तो फिर ये सब चीज़ें होती हैं, और जनरली बच्चा बचता नहीं है, जनरली बच्चों के अंदर ही देखी जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हर्श डिसीज़। अब ये जो हर्श डिसीज़ है ये क्या होता है, तो जो हर्श डिसीज़ होता है वो लिवर फॉस्फोराइलेज के डेफिशिएंसी की वजह से होता है, लिवर ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इससे क्या होगा, लिवर अगर ये नहीं होगा तो वो जो ग्लाइकोजन टूट ही नहीं पाएगा, तो वही हाइपोग्लाइसीमिया, लिवर एनलार्जमेंट, डेवलपमेंटल डिले, तो ये तो कोई बहुत नॉर्मल सी बात है। नेक्स्ट आती है लास्ट डिसीज़, टॉरीज डिसीज़। कौन सी डिसीज़ आती है नेक्स्ट गाइस, टॉरीज डिसीज़। इसके अंदर क्या होता है, मसल फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब ये थोड़ा सा यूनिक लग सकता है कि सर मसल फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की डेफिशिएंसी से क्या होगा आपके अंदर, तो अगर यार मसल के अंदर जो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज है वो अगर मतलब उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो सोचो एक्सरसाइज करते समय क्या हमारे को प्रॉपर एटीपी मिलेगा, सोचो एक्सरसाइज करते समय क्या नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा प्रॉपर एटीपी तो क्या एक्सरसाइज इंटॉलरेंस देखने के लिए मिलेगा, क्रैम्प देखने के लिए मिलेंगे, मसल क्रैम्प्स, डेवलपमेंट डिले देखने के लिए मिलेगा, हीमोलिटिक एनीमिया देखने के लिए मिलेगा, कुछ केसेस देखो तभी लगाया कुछ केसेस। ठीक है, तो इसमें याद है क्या रखना, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस, मसल क्रैम्प्स, डेवलपमेंटल, याद रख लो एक्सरसाइज इंटॉलरेंस।
इंटॉलरेंस, क्लियर है। तो ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वॉन गिर्क डिसीज़, इसके ऊपर जनरली क्लिनिकल केस आता है, या फिर पॉम्पीज, इन दोनों में से किसी एक के ऊपर ही आएगा। एशर माल्टेज वाला ये जो पॉइंट है पॉम्पेज डिसीज़, ये MCQ में और वाइवा में बड़ा फेमस क्वेश्चन होता है। बेसिकली MCQ में बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, वाइवा तो खैर यही है वॉन गिर्क, और साथ ही साथ क्लिनिकल केस में भी पूछते हैं इसको, ये मैं लिख भी दिया है, ठीक है। तो भाई इसी के साथ हमारा जो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म है वो होता है समाप्त। पहली वाली वीडियो को 20 मिनट्स की थी, ये वाली वीडियो कुछ समथिंग 30 मिनट्स की है। तो यार आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यार वीडियो को देखने के लिए। यार चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दे लाइक, अपने दोस्तों को कर दे शेयर, और वन नाइट स्टडी को करें एंजॉय विद MBBS बर्गर गाइस। थैंक यू।